हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी जो है वो अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में ये इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है जिसमें हम पेपर 2 यानी कि साइंस का जो पेपर जुलाई 2019 में आया था, किसका? सीटेट। ये हम सीटेट जो पेपर 2 जुलाई 2019 को हुआ था, उस पेपर को आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो आई होप आप क्लास को एंड तक देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मायरा साइकिल टू अ फ्रेंड हाउस 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर अ पैकेट। कि मायरा अपने मित्र के घर 5 किलोमीटर दूर एक पैकेट देने किससे जाती है? साइकिल से जाती है। शी गोज एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। कितनी स्पीड है? स्पीड जो है दैट विल बी 12 किलोमीटर पर आवर। और रिटर्न एट अ स्पीड कि वो 8 किलोमीटर पर आवर की गति से क्या होती है? वापस आती है। तो हर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप, कि पूरे ट्रिप के दौरान हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो यू नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन, ठीक है, तो स्पीड क्या है? दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम क्या है? टाइम इज इक्वल्स टू, अगर हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हम एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? होल ट्रिप की हमें एवरेज स्पीड जो है वो इसमें कैलकुलेट करनी है। तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, कितना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है इतनी बात? मेरे हिसाब से यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम टेकन, ठीक है, हमें इसमें टोटल टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? टाइम टेकन टू रीच और टाइम टेकन टू रिटर्न। पहुंचने का टाइम, कितना टाइम लिया पहुंचने में, प्लस टाइम टेकन टू रिटर्न, यानी कि वापस आने में कितना टाइम, और इन दोनों का हम क्या निकालेंगे यहाँ से? टोटल टाइम। और टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1 से डिनोट कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब सिंपल हमें क्या करना है? फॉर्मूले से वैल्यू रखनी है। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस जो है ये है आपकी 5 किलोमीटर। ठीक है, जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों के केस में जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी 5 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी, ओके, जो डिस्टेंस है दैट विल बी 5 किलोमीटर और ये वाली भी 5 किलोमीटर। अब इसमें दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन में कि शी गोज एट अ स्पीड, की वो कितनी स्पीड से जा रही है? 12 किलोमीटर पर आवर। और आ कितनी स्पीड से वापस रही है? 8 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो हम इन दोनों वैल्यू को लिख लेंगे, यानी कि कितना हो गया? दैट विल बी, ओके, 12 किलोमीटर पर आवर अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है, और आ कितनी स्पीड से रही है? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। शी गोज एट अ स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस आ रही है तो वो कितनी है? दैट विल बी 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? तो 5 अपॉन, ठीक है, दैट विल बी 12 किलोमीटर पर आवर है, वैल्यू है,
तो 12 सिंपल प्लस 5/8। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, ये आ जाएगा आपका 24 एंड दैट विल बी 25। तो ये आ गया टोटल टाइम। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है जी। टोटल टाइम दैट विल बी 25/24 और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो जो टोटल डिस्टेंस होगी आपकी, ठीक है, दैट विल बी 5 तो टोटल डिस्टेंस जो निकाल लेंगे ये हो जाएगी आपकी 10, ठीक है। टोटल टाइम है 25/24। क्लियर है, वैल्यू ही पुट करी है और इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, बस आपको डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट करनी है, ठीक है। तो लेट्स सी, इसमें 20 किलोमीटर पर आवर नहीं, 10 किलोमीटर पर आवर नहीं, तो ये आ जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट कंटेन, कि इनमें से कौन सा साइट कंटेन करता है क्या, द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल दूरी मापने, क्या मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए इकाइयों को दर्शाता है, यानी कि यूनिट्स को दर्शाता है। तो बताना है कि कौन सा ऐसा है, ये कुछ आपको सेट्स गिवन है। तो इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, क्यूबिट यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। हर्ट्स जो है ये किसके लिए होता है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए, किसके लिए है, फ्रीक्वेंसी के लिए है, तो ये हो गया आपका गलत, ठीक है। क्यूबिट यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, लाइट ईयर यूज करते हैं, ठीक है, और मीटर यूज करते हैं। लाइट सी, तो क्यूबिट खाली ईयर नहीं, अगर लाइट ईयर तो ये सही होगा, नहीं तो गलत। क्यूबिट है, मीटर है, लाइट ईयर है, तो ये अभी हमें यहाँ सही लग रहा है। मीटर है लेकिन हर्ट्स नहीं है, क्योंकि हर्ट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है मतलब हर्ट्स जो है दैट इज द यूनिट है किसका, फ्रीक्वेंसी का। किसका यूनिट है ये, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे, थर्ड के साथ जाएंगे, कि तीसरा ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि समीर रोल हिज मार्बल ऑन 3 डिफरेंट सरफेस स्प्रेड आउट ऑन फ्लोर, कि जो समीर है वो क्या करता है, मार्बल को रोल्स करता है अलग अलग 3 डिफरेंट सरफेस पर और स्प्रेड आउट करता है ऑन फ्लोर, दैट इज cellophane sheet, after that carpet and newspaper. The force of friction acting on the marble in the increasing order is, ठीक है, यानी कि समीर अपनी कंची को 3 विभिन्न सतहों खींची हुई, यानी कि खींची हुई सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। क्या बताना है, फ्रिक्शन फोर्स का बढ़ता हुआ कर्म क्या होगा, किसमें फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं न्यूज़पेपर की, तो इसमें क्या होती है, लिटिल रफनेस होती है, ठीक है। न्यूज़पेपर में जो रफनेस की अगर मैं बात करूं तो ये कैसी होती है, इसमें लिटिल रफनेस होती है। आफ्टर दैट सेलोफोन शीट की बात करूं तो ये क्या होती है, एक प्लेट शीट, प्लास्टिक शीट होती है बेसिकली, अगर आपको नहीं पता, सेलोफोन जो शीट होती है ये कैसी होती है, ये प्लास्टिक शीट होती है। किस तरह की शीट होती है, ये प्लास्टिक शीट होती है जहां पर जो स्मूथनेस है वो सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर स्मूथनेस, हाई डिग्री ऑफ स्मूथनेस होता है, यानी कि जो स्मूथनेस है वो ज्यादा होता है। जब यहाँ पर स्मूथनेस ज्यादा है तो फ्रिक्शन कैसा होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन जो होगा वो लेस होगा, ठीक है। फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बात करें कारपेट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं कारपेट की, तो कारपेट पे जो फ्रिक्शन रफनेस होती है वो ज्यादा होती है, कारपेट पर जो रफनेस होती है वो मोर होती है। जब ज्यादा रफनेस होगी तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो इसमें जो ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है वो किस में है, कारपेट में है। आफ्टर दैट न्यूज़पेपर में लिटिल रफनेस होती है, तो दैट सेकंड में आ जाएगा आपका न्यूज़पेपर। और थर्ड में इसमें स्मूथनेस ज्यादा होती है, तो फिर आ जाएगा सेलो पेन शीट। ठीक है, तो अब आपको देखना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ मार्बल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो कारपेट में जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद न्यूज़पेपर एंड देन सेलोफोन शीट। तो इसमें हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लीनियरली, एक ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियरली मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अगर टाइम रिप्रेजेंट करता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि सही है। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है मोशन का वो स्ट्रेट लाइन होगा एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा ऑफ द मोशन, जो कि स्ट्रेट लाइन में होगा और पैरेलल। अब क्वेश्चन ये आता है कि पैरेलल एक्स एक्सिस के होगा, वाई एक्सिस के होगा, या फिर कौन से एक्सिस के होगा। ठीक है, तो इट मींस जो है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई। तो ए और सी तो आपका हो गया गलत। अब आपके बचते हैं बी और सी ऑप्शन। ठीक है, अब आपके बचते हैं बी और सॉरी बी और डी। तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सही होगा। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है मोशन का, वो क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है और किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, कि इनमें से कौन सा बाय पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट नहीं है। तो पैराफिन फ्लेक्स जो है दैट इज द बाय प्रोडक्ट किसका है, बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद आता है कॉक। जो कॉक है, अगर कॉक की बात करें तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम कॉल, ऑब्टेन फ्रॉम कोल। तो ये किसका बाय प्रोडक्ट है, कॉल सॉरी कॉक जो है, तो ये बाय प्रोडक्ट है मेटलर्जिकल कॉल का। ठीक है, बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटलर्जिकल मेटलर्जिकल कॉल। और ये पूछा था इस क्वेश्चन में कि पेट्रोलियम का कौन सा नहीं है, तो जो बी है यही नहीं है, बाकी सारे क्या है, पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट है, यानी कि पैराफिन वैक्स भी, बिट्यूमिन भी और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी। तो इसमें जो बी ऑप्शन है यही सही होगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा नहीं है। आप क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़िएगा, नोट का जो है बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगर आपने मिस किया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए नोट्स चाहिए, सी टेट, यूपी टेट या किसी भी टेट के लिए, अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप टॉपर्स टारगेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो नोट्स होंगे वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, जिसमें अभी ऑफर चल रहा है, जिसकी कॉस्ट जो है वो सिर्फ 49 है। 49 में आपके पास जो वैलिडिटी होगी वो 5 साल होगी। तो आप उन नोट्स को 5 साल स्टडी कर सकते हैं। जो नोट्स आपको दिए जाएंगे वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी हैं, वो आपको सभी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। जिस बच्चे का बेसिक वीक है, वो पढ़ना चाहता है, तो वो नोट्स को गो थ्रू कर सकता है। नोट्स आपके एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं, तो आप चाहें तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, आप वहां जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज भी में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अमन कीप अ प्लास्टिक बोतल, कि जो अमन है वो एक प्लास्टिक बोतल को क्या करता है, बट सॉरी, अ वुडन स्पून एंड अ मेटेलिक स्पून इन अ क्लोज रूम ओवरनाइट। तो अमन एक प्लास्टिक की बोतल यानी कि लकड़ी की चम्मच और किसकी, मेटेलिक स्पून यानी कि धातु का जो चम्मच है, एक बंद कमरे में क्या करता है, रात भर रखता है।
जो रूम टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। तो मॉर्निंग में वो रिकॉर्ड करता है टेम्परेचर ऑफ 3 ऑब्जेक्ट यानी कि T1 T2 T3। बताना है कि इनमें से कौन सा जो रिलेशन है यानी कि सॉरी, तो सही संबंध बताना है कि इनमें से क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो लेट्स सी ऑप्शन। अगर मैं पहला ही ऑप्शन देखूं, एल्गे, एल्गे के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और जब इसके पास क्लोरोफिल है तो इट मीन्स ये क्या परफॉर्म करेगा? ये अपना खाना खुद बनाता है, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो यही क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हेल्प पोलर बियर अडेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, कि इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो कि क्या करता है, जो पोलर बियर है उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बतानी है जो कि पोलर बियर को अत्यधिक ठंड यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से क्या करती है? बचाती है, हेल्प करती है। तो वाइट फर, फ्लाइट फीट या फैट अंडर स्किन। दूसरा है वाइट फर या उनकी जो लॉन्ग कर्व शार्प क्लॉज है, या फैट अंडर स्किन, वाइट फर, फ्लाइट फीट, लेयर ऑफ फर, या स्ट्रॉन्ग स्मेल, फ्लाइट फीट, लेयर ऑफ फर। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो वाइट फर, दैट इज करेक्ट। फ्लाइट फीट, ये भी सही है। और फैट अंडर स्किन, तो ये जाएंगे पहले ऑप्शन के साथ कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पोलर बियर को अत्यधिक ठंड में अनुकूलन करने में सहायता करती है। तो वो है उसके वाइट फर, फ्लैट फीट और फैट अंडर स्किन। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। नाइन्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन मिल्क, कि मिल्क में कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जो कि प्रेजेंट होता है। तो मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, और क्या होता है? विटामिन डी होता है। लास्ट ऑप्शन देखूं तो प्रोटीन है, विटामिन डी है, लेकिन आयरन मिल्क में नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और विटामिन सी भी नहीं होता, और आयरन भी नहीं होता है, तो पूरी तरह गलत है। प्रोटीन होता है लेकिन विटामिन सी नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। यही क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि नॉन मेटल जिसे हम यूज करते हैं पर्पल कलर सॉल्यूशन में, जो कि अप्लाइड होता है वुंड एज एंटीसेप्टिक, यानी कि घाव पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के एंटीसेप्टिक घोल में प्रयुक्त अधातु कौन सा है? तो कौन सा नॉन मेटल होता है? तो उसमें होता है आयोडीन। कौन सा होता है? आयोडीन। तो क्लोरीन नहीं, आयोडीन क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर, की एयर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि गलत है? तो पहला है एयर का वेट होता है, ठीक है। एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, यही क्या है? सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है बताना है ये गलत है, क्योंकि जो एयर है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एयर कहाँ प्रेजेंट होता है? एयर जो है, एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल पोर्स की, इसमें प्रेजेंट होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर। एयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल में, ये भी सही है। एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, करेक्ट मैचिंग बताना है, ठीक है। इसमें कॉलम ए कॉलम बी, तो लीवर सभी जानते हैं दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो ए का कौन सा हो गया? फोर्थ। अब ऑप्शन देखते हैं। ए का फर्स्ट नहीं है, थर्ड नहीं है, तो ए का फोर्थ। बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, यानी कि स्टमक जहां पर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है। गॉल ब्लैडर जहां पर बाइल जूस स्टोर होता है। और तो पेनक्रियास जो है ये क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, किसमें? इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है इसके साथ हम जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सेल के रिगार्डिंग सही है। तो ऑल सेल्स आर राउंड एंड शेप, की जो सारी सेल्स हैं उनकी जो शेप होती है राउंड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सेल की शेप होती है वो अलग अलग होती हैं, सारी सेल जो है वो राउंड नहीं होती हैं। तो ये हो गया गलत। सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, टिश्यू क्या होता है? दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है? सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये क्या है? सही है। साइज ऑफ सेल इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म, की वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म में, यानी कि ऑर्गेनिज्म में जो सेल का साइज होता है वो सेम होता है? तो नहीं।
ऑल सेल हैव न्यूक्लियस, सारी सेल के पास न्यूक्लियस होता है, तो सारी सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसमें जो सही है वो है बी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है किसके साथ, विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ। तो ईस्ट में बात करें तो ईस्ट में क्या होता है, बर्डिंग होती है, यानी कि ए का हो गया आपका फोर्थ। तो ए का फोर्थ आपको दिख रहा होगा, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ए का फोर्थ, ठीक है। तो बेसिकली ए का फोर्थ जो कि एक ही ऑप्शन में। आफ्टर दैट पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो में होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो बी का हो गया फर्स्ट। एल्गे में क्या होता है, एल्गे में होता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि सी का हो गया थर्ड। और फंगाई में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। तो इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट, कि कौन सा पॉल्यूटेंट ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड, तो नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसा है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। एसिड रेन नहीं, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिसीजेस, की कौन सा सेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेबल डिसीज को। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस वो डिसीज होती हैं जो इजिली ट्रांसमिट हो जाती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो लेट्स सी, अनीमिया, अनीमिया जो है ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। स्कर्वी भी जो है ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, तो इट मीन्स ये ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। टाइफाइड जो है जो कि बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया जो है जो कि प्लाज्मोडियम यानी कि प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन अनीमिया जो है ये कैसा है, ये नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। स्वाइन फ्लू वायरस से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम यानी कि प्रोटोजोआ से होता है, और पोलियो जो कि इंपॉर्टेंट है, बच्चे से मिस कर देते हैं, जो कि वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, और जो कि क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज है। डायबिटीज कैसी है, नॉन कम्युनिकेबल है, ये इजिली ट्रांसमिट नहीं होती पर्सन टू पर्सन, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। कि कॉनकेव मिरर जो है वो हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, तो जो कॉनकेव मिरर है वो इरेक्ट इमेज तो फॉर्म करता है, उसके साथ साथ वो इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म करता है, लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट नहीं, तो कॉनकेव मिरर जो है वो इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज दोनों फॉर्म करता है। वो डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो क्या होगी। तो इसमें सही बताना था, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि कौन सा एसिड जो है आंट स्टिंग में प्रेजेंट होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, ठीक है। फॉर्मिक एसिड किस में होता है, ये होता है आंट स्टिंग में। ऑक्सैलिक एसिड नहीं, एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड, बी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन है कि 3.7 kg ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न, कि 3.7 kg जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न हो रहा है, और क्या परफॉर्म क्या दे रहा है टू गिव ऑफ दहन से 1.665 इंटू 10⁻⁸ जूल्स ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमें इसमें कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, किसमें, स्टैंडर्ड यूनिट में। क्या निकालनी है, कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो हम निकालते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि टोटल हीट प्रोड्यूस, यानी कि टोटल हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई है, और अपॉन यानी कि मास ऑफ फ्यूल, की फ्यूल का मास कितना है। तो ऐसे हम इसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो इसमें गिवन है, यानी कि टोटल हीट प्रोड्यूस, ये है आपका 1665 इंटू 10⁸, और जो मास है वो है आपके पास 3.7 kg, ठीक है। ये वैल्यू एज इट इज हमने पुट कर दी। जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आएगा ये आएगा
5,000 समथिंग कुछ इसका आंसर आएगा। ये आप एक बार कैलकुलेट करके भी चेक कर लीजिएगा। जो इसकी वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी कि जूल पर केजी, ठीक है, या केजी किलो जूल पर, ठीक है। तो लेट्स सी, तो इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थे 19 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। तो ये हमने पूरा पेपर जो है वो डिस्कशन कर लिया है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।